हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम फोटोसिंथेसिस के कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। हम देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट द फॉलोइंग फेज हैज बीन कंप्लीटेड। यानी क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में कौन सा फेज जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए, पहला क्या है इसमें, लाइट फेज। एज यू नो कि लाइट फेज या डार्क फेज दोनों फेज क्लोरोप्लास्ट में ही होंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो पार्ट है, एक पार्ट है ग्राना और एक पार्ट है स्ट्रोमा। ग्राना थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड। तो कौन सा पार्ट किस में क्लियर होगा। अब देखिए, फर्स्ट इसमें लाइट फेज। लाइट फेज जो है हमेशा ध्यान रखिए आप, वो ग्राना में होता है। इसमें ग्राना के अंदर ये होता है लाइट फेज। सेकंड है डार्क फेज, और डार्क फेज होता है स्ट्रोमा के अंदर। दोनों पार्ट क्लोरोप्लास्ट के हैं, ये डार्क फेज। दोनों पार्ट किसके हैं, क्लोरोप्लास्ट के हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। लेकिन जो लाइट फेज होता है वो ग्राना में होता है, डार्क फेज है वो स्ट्रोमा में होता है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, नेम द प्लांट दैट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट है बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। आपको इसका एग्जाम्पल देना है, फंगस ले लीजिए आप। क्या ले लें आप, फंगस। या आप कह दीजिए आपको मशरूम। मेन आता है इसमें मशरूम के नाम से, कि मशरूम जो है वो प्लांट है बट देन कैन नॉट बी सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। नाउ सेकंड है, नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। And as you know, in the light phase, the ADP then by gaining the energy, solar energy, convert into the ATP by adding the one inorganic phosphate. और यही ATP जो है ये एनर्जी का मेन सोर्स है किसमें, डार्क फेज में। डार्क फेज में जो है एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा होता है, वो ATP। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ है में, द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये पहली बार आ चुका है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, बाबा कह रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेवर प्रोवाइड द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन इज वाटर, और द प्रोसेस इज द फोटोलाइसिस। क्या होता है वो, फोटोलाइसिस। ये जो है सनलाइट के एनर्जी में हाइड्रोजन जो है वाटर को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वो डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है किसमें, ग्लूकोज के अंदर। और सेकंड जो है कुछ हाइड्रोजन जो है वो NADP जो लाइट फेज से प्रेजेंट है उसको भी रिड्यूस कर देता है किसमें, NADPH के अंदर। ठीक है, और ये बाद में जो है डार्क फेज के अंदर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज। वहां पर अलग से कहीं जो है हाइड्रोजन को प्रोवाइड नहीं होती है। तो ये होगा फोटोलाइसिस। नाउ अब आता है इसमें द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट then formed during the कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है तो सबसे पहले जो क्या होता है में, वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसराइड एसिड। ठीक है, ये होगा में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बनता है पहला जो है स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आता है द एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कहते हैं द एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट, आपको नाम देना है उस एक्सपेरिमेंट का जो फोटोसिंथेसिस में लाइट की इंपॉर्टेंस को शो करता है। वो है लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट। उसका नाम है क्या है, मतलब लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट। यानी ये कह रहा है कि जो हम शो करते हैं कि लाइट इज एसेंशियल देन फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो उसका एक्सपेरिमेंट नाम क्या है, वो है लाइट स्क्रीन
एक्सपेरिमेंट। और एज यू नो कि लाइट जो है एसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस, उसके लिए क्या करेंगे वही हम पहले सेट करते हैं पूरे प्लांट को। हम 2 प्लांट लेते हैं पॉटेड प्लांट, और 2 पॉटेड प्लांट जो है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्चार्ज करें, दोनों को डार्क में देते हैं। डार्क में क्यों रखते हैं, डिस्चार्ज करने के लिए। अब दोनों प्लांट डिस्चार्ज हो गए, क्लियर। अब 2 कंडीशन है, या तो एक को हम कवर कर लेते हैं जो बताया मैंने आपको, लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट, या फिर हम क्या करते हैं कि दोनों जो डिस्चार्ज हो गए उसमें एक को तुम क्या करते हैं, रख देते हैं हम डार्क में रहने देते हैं, और दूसरा रखते हैं हम लाइट के अंदर, ठीक है। ये हम 1 लीफ को लेकर चलते हैं, इस केस में आप अलग अलग भी ले सकते हैं। अब एक पॉटी प्लांट दिया हमने डार्क में, एक को दिया हमने लाइट के अंदर। अब उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। देन उसके बाद हम देखा कि जो लाइट है उसकी लीव लीजिए जो लाइट में रखा था प्लांट्स की, और एक लीव लीजिए जो डार्क में रखा था। दोनों के लीव्स को वही प्रोसेस रखिए आप, क्या सबसे पहले इसको बॉयल करिए आप इसको अल्कोहल में, अल्कोहल मतलब वाटर में रख दिए, बॉयल वाटर में, फिर आप अल्कोहल में डाल दीजिए, अल्कोहल में बॉयल करिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी टेकिंग द वाटर बाथ। वाटर बाथ हम क्यों यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए, क्योंकि अल्कोहल जो है हाईली इनफ्लेमेबल है, ताकि आग ना पकड़ ले। तो पहले वाटर बाथ लेते हैं, ये वाटर से भरा हुआ एक कुंड लेते हैं, उसके ऊपर जो है अल्कोहल रखते हैं किसी वेसल्स के अंदर, और फिर हम लिक्विड को जो है उसमें बॉयल करते हैं। ये क्यों करते हैं, वाटर में तो रखते हैं बॉयल में कि ताकि उसमें से एंजाइम्स जो हम निकल जाएं और वो इंटरफेयर ना करें हमारे रिजल्ट में। और दूसरा जो हम रखते हैं इसको अल्कोहल के अंदर, तो रखते हैं ताकि इसमें से क्लोरोफिल भी बाहर आ जाए। अब आयोडीन डालेंगे, तो जो लीफ आपने रखी थी डार्क प्लांट के लिए, आपने जो लीफ आपने डार्क प्लांट के लिए है उसमें देखिए आप कोई चेंज नहीं आया कलर के अंदर आयोडीन डालने के बाद भी। लेकिन जो भी पॉटी प्लांट आपने रखा था सनलाइट में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर जो है वो डार्क में ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन से वो दे देगा। मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शो करता है। तो इससे ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वहाँ पर आपको वहाँ से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, आपको वाटर मिल रहा है प्लांट दोनों को, लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट the one potty plant is not undergo the photosynthesis, the process of photosynthesis। क्लियर, समझ आ गया होगा ये। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक ही लीफ को लेकर के ना ऐसे ही उसके एक पार्ट को तो क्या किया उसने, वो कवर कर दिया स्क्रीन प्लेट से, ठीक है ना, और दूसरे को ओपन रहने दिया। तो जो कवर प्लांट पार्ट है वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, और जो अनकवर्ड पार्ट था जो डायरेक्टली एक्सपोज था सनलाइट के अंदर, वहाँ पर जो है वो फूड की फॉर्मेशन होगी और वो ब्लू ब्लैक कर देगा स्टार के साथ। तो वो है लाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेम द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए अलग अलग फैक्टर्स है, आप मुझे फैक्टर का नाम पूछा है तो खाली फैक्टर नाम दे सकते हैं आप। क्या आपको फैक्टर कौन कौन से हैं वो, एक तो उसके बाद है टेम्परेचर, दूसरा है आपका वाटर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 2 3 और वो है लाइट। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है वो शो जो है इफेक्ट करते हैं किसको, देन रेट ऑफ द आपका फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, टेम्परेचर भी करता है, वाटर भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी करती है और लाइट भी करती है। नाउ अब आ जाए इसके अंदर, डिफाइन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन। मैं पहले भी कर दूँ, लाइट रिएक्शन जो है जैसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। और इस ये जो लाइट रिएक्शन होगी हमेशा ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होगी, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना के अंदर होगी। क्लियर, एंड प्रोडक्ट क्या इसका, ग्लूकोज एंड देन ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर, अब आता है और इसी लाइट रिएक्शन में जो है एटीपी और NADPH की क्या फॉर्मेशन होती है। इसी के अंदर एटीपी और NADPH की फॉर्मेशन होती है। इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, यानी ADP रिड्यूस होगा बाय यूजिंग द हाइड्रोजन विच देन इवॉल्व फ्रॉम द वाटर। और दूसरा क्या है, ATP। ATP जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेगा ADP और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो लाइट फेज जो है उसमें क्या है, पहला क्या है कि लाइट फेज कहाँ होगा, ये हमेशा ग्राना के अंदर होगा। ग्राना किसका पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है।
दूसरी बात ये है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेकर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसमें एटीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होगी जो एनर्जी का एक सोर्स है, और उसका एनएडीपी जो है एनएडीपीएच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो सोर्स है हाइड्रोजन का डार्क रिएक्शन में। क्लियर, ये सब आ गया आपको पूरा कंप्लीट। ठीक, और एक फोटोलाइसिस होगा इसके अंदर। अब आता है डार्क रिएक्शन में करता है। डार्क रिएक्शन होता है वो होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी लाइट प्रेजेंट हो तब भी हो सकती है, लाइट की जरूरत नहीं है उसको तो बिना लाइट के वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है। अब क्वेश्चन ये आता है उसको ऑक्सीजन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, वो तो ले ही रहा है एटमॉस्फेयर से, उसको वाटर एटमॉस्फेयर मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट वहाँ प्रेजेंट है। डार्क फेस जो है या डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है, वो स्ट्रोमा में होती है, वो ग्राना में नहीं होती। स्ट्रोमा भी किसका पार्ट है, वो भी क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। अब डार्क रिएक्शन में जो है वो क्या होगा, एनर्जी कौन देगा, एटीपी, जो लाइट रिएक्शन बना था। इसको जो है हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलेगी एनएडीपीएस से। तो ये डार्क रिएक्शन। क्लियर, तो आपको ये भी हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन टू ए प्लांट देन इफ इट्स जाइलम इज रिमूव। देखिए जाइलम पानी को यानी वाटर को लीव तक पहुंचाने का दामोदर किसके पास है, वो सारा दारोमदार है वो है जाइलम पर। अब जाइलम ही उसको लेके जाएगा, किसको, वाटर को, कहाँ से, रूट से, किसको देगा, लीफ को। अगर मैं जाइलम को रिमूव कर दूं क्या होगा, द कंडक्शन ऑफ द वाटर विल बी स्टॉप। जो वाटर रूट से लीफ तक जाना है वो स्टॉप हो जाएगा। जब वाटर रूट से लीफ तक पहुंचेगा नहीं तो एक एसेंशियल पार्ट जो है, जो रॉ मटेरियल है, दैट विल बी स्टॉप। तो क्या होगा, उसकी जो लीफ है वो विल्ट हो जाएगी। ड्यू टू विल्टिंग ऑफ द लीफ then ultimately the leaf will be die and then plant also will be die। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जाइलम को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, उसको वाटर नहीं पहुंचेगा जिससे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और उसका जो पूरा प्लांट है दैट विल बी डाई। नाउ व्हाट प्रोसेस इन प्लांट इज नॉन एज द ट्रांसपिरेशन। व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, देखिए लीफ जो है उसके अंदर है स्टोमेटास। स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग गार्ड सेल से रेगुलेट होती है। अब जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वहां से जो है वाटर जो है एवोपरेट होता है। ठीक है, सो एवोपरेशन ऑफ द वाटर थ्रू स्टोमेटा in the form of the vapor is known as the transpiration। क्या, evaporation of the water in the form of the vapors is known as the transpiration, or transpiration takes place then through the leaves to the stomata। Now mention the major events during photosynthesis। आपको पहले भी आ चुका है, मेजर इवेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस में। देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, रॉ मटेरियल एंड एसेंशियल मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एसेंशियल मटेरियल क्या है इसके अंदर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, और सन सोलर एनर्जी वहां से आती है सन से। अब जो क्वेश्चन से कहा होगा मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। Now, these chemical energy utilize to photolysis. What means of photolysis? To decompose the water into hydrogen and oxygen. Now, the released oxygen liberate outside in the atmosphere, then which we use then for the respiration and get the energy. And the hydrogen it reduce the carbon dioxide into the glucose, or simplest than substance glucose is formed। क्लियर, ये इसके जो है वो, और एटीपी कन्वर्ट इनटू द एटीपी देन विच रिक्वायर्ड देन एट द टाइम ऑफ द डार्क रिएक्शन। ये इसके जो है कहाँ से इसके प्रोसेस है इसकी फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट। आप कहते हैं ना, हम कभी कभी आप जो कंपनसेट कर लेते हैं, चलो कुछ हम लेते हैं, हम कंपनसेट करते हैं, कई बातों में करते हैं हम लोग। प्लांट कंपनसेशन क्या करता है, प्लांट कंपनसेशन ये करता है इसमें कि अगर मान लीजिए कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि जहां पर फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन दोनों इक्वल हो जाए। यू नो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड यूटिलाइज होते हैं एंड देन फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट ग्लूकोज। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी का सिंथेसिस होता है, एनर्जी स्टोर होती है।
रेस्पिरेशन जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट है। वहां पर क्या है, यही प्रोडक्ट ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इट डिकम्पोज होती है। वहां पर सिंथेसाइज हो रही है या डिकम्पोज हो रही है रेस्पिरेशन में इनटू वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिस रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, जो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरी तरफ वही ग्लूकोज जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगी और देन डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसका अपोजिट हो गया। अब ऐसे में कहता है कि एक तरफ तो ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। एक तो ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। रेस्पिरेशन उल्टा होगा, ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। अब कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकती है, लेकिन अगर मान लो किसी वजह से चाहे क्लाउडी कंडीशन हो, डस्क हो, डाउन हो, है ना, किसी वजह से जो है उसमें क्या होता है कि जब दोनों फोटोसिंथेसिस और दो रेस्पिरेशन दोनों का रेट सेम हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, जितना फोटोसिंथेसिस होता है उतना ही रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, दोनों एक हो जाए, तो दैट इज अ कंपनसेशन पॉइंट। क्यों, वो जितना ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। जितना यूटिलाइज रेस्पिरेशन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, उतना ही जो यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के अंदर। तो यानी दोनों गैसेस जो है वो कंपनसेट कर रही है आपस में। तो दैट पॉइंट व्हेन द फोटोसिंथेसिस एंड द respiration then become equal, so both the gases are compensate to each other, the photosynthesis as well as the then respiration. This point is known as the compensation point. ये अक्सर कब होता है, जब क्लाउडी हो या डस्क और डाउन के टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उस वक्त है इनमें मोस्टली कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है, दैट इज अ कंपनसेशन पॉइंट। नाउ इज ग्रीन लाइट देन मोस्ट और द लीस्ट यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड व्हाई? देखिए ग्रीन जो लाइट है, आपको मालूम है कि लाइट जो आ रही है वहाँ पर सन से, वो आ रही है वाइट, कोई कलर नहीं है, और अक्सर जो है ये जो क्लोरोफिल है इसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ऐसा करके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जब स्पेक्ट्रम आता है उसके अंदर, मान लीजिए किसी कलरफुल में बात आ जाती है, तो जो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल वो ग्रीन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो ग्रीन को जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए पूरी लीफ हमें ग्रीन जो है दिखाई देती है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द लाइट, जो स्पेक्ट्रम का जो ग्रीन पार्ट है वह उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो क्लोरोफिल जो है रिफ्लेक्ट द ग्रीन स्पेक्ट्रम देन ऑफ द लाइट, व्हाइट लाइट। क्लियर बात भाई? तो उसमें जो है कम से कम मिनिमम जो है फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? अब वाई क्यों, मैं बता दिया कि वो कभी भी इसको जो है एब्जॉर्ब नहीं करता ग्रीन लाइट को, वो ग्रीन लाइट को करता है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें 14, एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो बोथ दैट लोअर एंड हायर टेम्परेचर। देखिए अगर टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तब भी, बहुत हाई हो जाए तब भी, जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट लो हो जाता है। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 25 और 30 के बीच में होता है, इस वक्त फोटोसिंथेसिस की बाकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी है तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। अगर सारी रिक्वायरमेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर मिल रही है, वाटर प्रॉपर मिल रहा है उसको, ठीक है, और क्लोरोफिल तो इसमें है ही है, क्लोरोफिल तो बाकी, तो उस वक्त जो है मैक्सिमम जो है वो फोटोसिंथेसिस होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो कौन सा है 20, 25, 30 के बीच में। लेकिन अगर इससे बहुत लो हो जाए टेम्परेचर, ध्यान नहीं कि एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो बोथ द लोअर एंड हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो हो जाए या इससे हाई हो जाए, दोनों कंडीशन में जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट जो है स्लो हो जाता है। रीजन क्या है इसमें, जो लो होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लो पर जो है वो एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर्ली एंजाइमेटिक है। फोटोसिंथेसिस इज प्रॉपर्ली क्या है, एंजाइमेटिक, एंजाइम काम करते हैं इसके अंदर। अब एंजाइम जो है वो कब काम करते हैं, जब उनको टेम्परेचर ऑप्टिमम मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर भी यही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हमारे एंजाइम अच्छा काम करते हैं, हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। जरा भी हमारा टेम्परेचर हाई होता है बॉडी का, तो एंजाइम जो है वो उनका एंजाइमिटी प्रॉपर्ली सब वेस्ट हो जाता है, वहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होते जो है हमारी अलाइनमेंट बॉडी की बिगड़ जाती है।
वही कंडीशन प्लांट के अंदर भी है। अगर प्लांट के अंदर जो है प्लांट को ऑप्टिमल टेम्परेचर मिलता है तो जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, और जो एंजाइम प्रॉपर वर्क करेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट होगा, ठीक है, वेल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके अंदर टेम्परेचर डाउन हो गया तब भी एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो ज़्यादा हाई होने पर क्या होता है, इटसेल्फ क्लोरोफिल ही डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं। अगर क्लोरोफिल डिकम्पोज हो जाएगा तो प्रॉपर्ली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एटीपी की फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, एनर्जी पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। जब एनर्जी पूरी यूटिलाइज नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कंप्लीटली जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे इनटू द ग्लूकोज। तो लो टेम्परेचर में एंजाइम का जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर हाई हो जाता है मान लीजिए तो उसमें जो है खुद क्लोरोफिल जो है वही जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए जो है दोनों कंडीशन में जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट चीज है, व्हाट हैपन टू द विजिबल लाइट ऑफ द सन व्हेन इट फॉल ऑन द क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट पड़ती है, विजिबल लाइट, तो वाइट होती है, कलर नहीं है मान लीजिए। लेकिन अगर कलर है यानी कि स्पेक्ट्रम में होता है तो स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो क्लोरोफिल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो पार्ट कौन सा है, वो रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू दोनों, क्योंकि रेड और ब्लू की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्लोरोफिल जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उसी से क्या होगा, उसकी जो इसकी प्रॉपर्टी है यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोफेशन है वो बहुत हाई हो जाती है। तो मीन्स हुआ कि जब भी लाइट फॉल करती है क्लोरोफिल पर तो क्लोरोफिल जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती है, ब्लू एंड रेड, और उसी में फोटोसिंथेसिस हाई होता है। वह तो कंप्लीट अगर व्हाइट लाइट है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम की बात आ जाए तो दो ही कलर है, ब्लू एंड रेड। नाउ नेक्स्ट टेस्ट में, हाउ डज वाटर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात यह है वाटर कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। देखिए वाटर कहाँ से जाएगा, रूट से जाएगा। अब वाटर जो रूट से जाता है ऊपर जाइलम के थ्रू, तो वो फोटोसिंथेसिस में पूरा उसका पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कहीं पर स्कैसिटी ऑफ वाटर है, वाटर कम है मान लीजिए, या वाटर बहुत ज़्यादा एवोपरेट हो रहा है, तो वाटर जिसको प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो फोटोलाइसिस कंप्लीट नहीं होगी। जब फोटोलाइसिस कंप्लीट होगी तो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है तो ठीक, कोई बात नहीं, अगर ऑक्सीजन कम भी लिबरेट हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हाइड्रोजन प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा अमाउंट में तो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंप्लीट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज है दैट विल बी स्लो डाउन, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाटर का इम्पैक्ट है कि अगर वाटर वालों को प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो उसके क्या फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि बता दिया कि वाटर का फोटोलाइसिस पूरा नहीं हो पाएगा, वाटर कम है तो हाइड्रोजन जो है प्रॉपर रिलीज नहीं होगी, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉट कन्वर्ट इन द ग्लूकोज। ये आपको हो गया हाउ डज द वाटर अफेक्टेड। व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। अब लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा क्यों होता है अक्सर, क्योंकि लीफ ने अपने आप को वैसे ही जो है मॉडिफाइड किया है। तो क्या कहता है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट अडेप्टेशन क्या हुआ लीफ के अंदर। लीफ में अडेप्टेशन ये है, एक तो सरफेस एरिया, सबसे चौड़ी होती है लीफ, वहां पर सरफेस एरिया है उसका। दूसरा है कि लीफ का अक्सर ज्यादातर प्लांट के अंदर लीफ का जो अटैचमेंट है वो होता है नियर अबाउट 90 डिग्री, यानी कि लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, तो 90 या 180 के बीच में जो है उनका एंगल बना रहता है, जिससे ज़्यादा जो है लाइट इसके ऊपर जो है वो एक्सपोज होती है और वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरी बात क्या है इसके अंदर में, दो चीज़ें हैं, क्लोरोफिल वो भी लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्लोरोफिल और स्टोमेटा वो भी लीफ के अंदर प्रेजेंट है। स्टोमेटा के थ्रू क्या जाएंगी, गैसेस जाएंगी, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस जाती हैं तो गैस ऊपर से आए या नीचे से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीफ क्या करती है, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो देखिए स्टोमेटा अपर में भी है लोअर में भी है, अपर सरफेस में स्टोमेटा भी है, लोअर सरफेस भी है, लोअर में ज़्यादा होंगे क्यों, ताकि जो है डायरेक्टली एक्सपोज होने पर सनलाइट के ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो एवोपरेट ना हो जाए। लेकिन जितना वहाँ ऊपर से आएंगे उतना वो नीचे से क्या गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे, तो गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर क्या स्टोमेटा, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है अंदर, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में, और मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, अपर सरफेस पर, ताकि जो है वो जरा जरा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट
कि सामने एक्सपोज रहे और जरा जरा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसके बाद उसमें मिड रिब होती है। मिड रिब क्या काम करती है? मिड रिब अटैच रहती है किसके अंदर? जाइलम के साथ। जो जाइलम वाटर नीचे से एब्जॉर्ब करता है वो देता रहता है उसको, मिड रिब को, और मिड रिब से जो है पूरे वेन के थ्रू पूरी लीफ को जो है वाटर भी सप्लाई जाता है। तो ये एडेप्टेशन है लीफ के अंदर। ठीक है, क्या है? एक तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, स्टोमेटा आल्सो प्रेजेंट, मैक्सिमम ऑन द लोअर सरफेस एंड मिनिमम अपर सरफेस देन टू अब्सॉर्ब द गैसेस। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या है कि कनेक्टेड द मिड रिब कनेक्टेड देन विद द जाइलम एंड सो दैट देन इट गेट द वाटर देन फ्रॉम द रूट थ्रू जाइलम। और चौथा क्या है कि चूंकि इसकी जो सरफेस है इज टू मच ब्रॉड and so that it get the more energy for the photosynthesis। ये आप देख सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इसे। Now, why and how does water enter into the root system, in the root xylem? बता दिया मैंने आपको कि रूट हेयर उसे एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद अच्छा रूट हेयर जो है सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करती है वो सॉइल में प्रेजेंट जो कैपिलरीज हैं उसमें प्रेजेंट जो वाटर फिल्म है उससे एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? और ये जो है एब्जॉर्ब करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बात ध्यान ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये वाटर कहाँ बन गया? रूट में पहुंच गया, रूट हेयर्स में। रूट हेयर से जाता है वो रूट में कैसे एंटर करेगा? रूट जो है वो अपने चारों तरफ जो सॉइल है उसमें से आयंस को लगातार जो है एब्जॉर्ब करती है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अब जो आयन अंदर चले आते हैं तो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर टू मच हाई हो जाता है, यानी कि आयंस का ग्रेडेशन बढ़ जाता है। जब आयंस का ग्रेडियंट बढ़ जाता है तो जो वाटर वहां से रूट हेयर से ऑटोमेटिकली अंदर तो एंटर करता है, किसमें? रूट के अंदर। अब रूट से फिर ये जाइलम एंटर करता है। अब चूंकि जाइलम एंटर कर गया, अब नीचे तो वाटर लगातार मिलता जा रहा है उसको, ऊपर जो है वो वाटर कंटिन्यू जो है वो एवोपरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब लीफ के पास तो वाटर की स्कैसिटी है, नीचे रूट के अंदर वाटर टू मच हाई, बहुत ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन है। अब इसी को एक सक्शन बन जाता है, सक्शन गैप। अब उस गैप को जो है कंप्लीट करने के लिए पुल बनता है और उसी पुल से सैप जो है वो अंदर एंटर करता है। केवल क्वेश्चन ऐसे होता है हाउ देन अ वाटर असेंट, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। नाउ 19 क्वेश्चन देखिए आप। Why is the leaf considered the most suitable plant for organ for the photosynthesis? ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर है। मैंने आपको बताया इसलिए कि ताकि आप बार बार ये देखें कि क्वेश्चन किस किस से पूछा जाता है। अब यहाँ गया why is the leaf considered the most suitable plant organ for the photosynthesis? क्यों? उसमें स्टोमेटा भी है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, उसके मिड रिब जो है वो जाइलम से अटैच भी है और उसकी जो लीफ है लेमिना है वो बहुत ही ब्रॉड है। ये सब कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। क्लियर? ये आप वो सारा डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। नाउ लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट एंड व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट फॉर दिस। देखिए जो पहला पॉइंट है, लिस्ट द स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट, वही फोटोसिंथेसिस का आप दे सकते हैं पूरा। ठीक है, दूसरा पार्ट कहता है उसमें कि व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट फॉर दिस। देखिए डेजर्ट प्लांट में अंदर क्या होता है, वहाँ वाटर की पहले से स्कैसिटी होती है। ठीक है, रूट बहुत डीप चली जाती है, बहुत लॉन्ग जाती है वाटर को कलेक्ट करने के लिए, फिर भी कहीं कहीं वाटर जो है वो स्केयर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसका डेजर्ट प्लांट में, स्टेम इटसेल्फ ग्रीन, वो खुद ग्रीन होता है, कुछ में खासतौर पर थॉर्न प्लांट के अंदर, और जो लीव्स होती है दैट कन्वर्ट इनटू द थॉर्न। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो थॉर्न में कन्वर्ट होगी तो कम से कम स्टोमेटा होंगे इसके अंदर, ना के बराबर। अब जब स्टोमेटा उस पर नहीं होंगे तो क्या होगा, उसमें वाटर एवोपरेट नहीं होगा। पहली बात, जो वाटर आ रहा है उसका एवोपरेशन रुक जाता है, तो वाटर जो है रिटेन प्रेजेंट इन द प्लांट। अब उधर स्टेम जो है वो खुद चूंकि ग्रीन कलर का है, उसमें आपके पास आपका क्लोरोप्लास्ट वहाँ भी होंगे, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब वो फूड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो पहला होता है इसमें टू स्टॉप द एवोपरेशन। और जिन प्लांट में डेजर्ट में लीफ है उनमें क्या होता है, इन द ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द लीफ डायरेक्टली एक्सपोज इनटू द सन, ठीक है, टुवर्ड द सन, सो द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर मे बी देन evaporate then from the stomata, so stomata remain closed during day time। डेजर्ट प्लांट में जहाँ लीफ है उन प्लांट में क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। किसके लिए? टू प्रिवेंट द वाटर
देन टू एवोपरेट, ताकि वाटर जो है एवोपरेट ना हो। क्लियर। अब ऐसे में क्या होता है, वो रात को ओपन करता है, वो अपने दिस प्लांट देन ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट, वो रात को स्टोमेटा को ओपन करेंगे। जब रात को स्टोमेटा ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू वहां एंटर करेगी। रात में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए मिनिमम जो है वो क्या होगा, एवोपरेशन होगा, तो वाटर बचेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी। अब प्रॉब्लम यह आएगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, एंटर कर गई इसके अंदर, और वाटर प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उस वक्त क्या है, सनलाइट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये सुकुलेंट प्लांट जो होते हैं वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बोला मैंने? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, इसको बनाने में जो जो एनर्जी थोड़ी चाहिए होती वो एटीपी दे देता है। क्लियर। लेकिन वहां रिडक्शन नहीं होता। जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, तब क्या होता है, वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है। कौन? स्टोमेटा। उनको चाहिए नहीं ना कार्बन डाइऑक्साइड ना वाटर, कुछ चाहिए, पूरे बंद कर दिया। अब जो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अब वो जो है कन्वर्ट होता है किसके अंदर? मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज के अंदर। समझ आ गई? जिसमें थॉर्न प्लांट है वो अलग हो गया, तो उसमें तो लीफ खुद ही कांटों बदल जाती है, तो डे टाइम में वो स्टेम जो होता है वो खुद ही कभी ग्रीन होते हैं, और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वही बना देते हैं। लेकिन जिनमें लीव्स हैं डेजर्ट प्लांट में, वो अपने लीव जो है स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज कर देते हैं। ये उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं डेजर्ट प्लांट में। फोटोसिंथेसिस वहाँ कैसे होता है बता दिया मैंने आपको। वहाँ पर क्या, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी। ये ठीक है कि जब वाटर नहीं जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी, तो डे टाइम में क्या होता है, वो रुका रहता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू होगा जो रात का बना हुआ है। ठीक है। रात कैसे बनता है? रात को कि जब रात होती है, मतलब कि इवनिंग हो जाती है, तो ये ठीक है कि आपके पास लाइट स्क्वायर नहीं होती है, लेकिन वो स्टोमेटा को ओपन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है कंटिन्यूअली। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को लेकर के जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मॉर्निंग के अंदर जो है, जब आ जाते सनलाइट प्रेजेंट होती है, उसमें कन्वर्ट होता है मेन ग्लूकोज के अंदर। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द डेजर्ट प्लांट। क्लियर। देखिए, समझाया जाता है ना जब, तो टाइम लगता है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो शॉर्ट पॉइंट में लिखेंगे, बिल्कुल आंसर बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपका। और इसमें कुछ भी ऊपर नीचे जो करना होता है, तो कुछ कम लिखना है, कुछ ज़्यादा लिखना है, लिखना टू दी पॉइंट ही है, लेकिन कितना पॉइंट लिखना है आपको, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, वो डिपेंड करता है मार्क्स पर, कि क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है, या 5 मार्क्स में है। क्लियर। और क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है, बस उसको आपको थोड़ा इंटरप्रेट करना है। ओके, थैंक्स नाउ।